वेलकम बैक टू पैरास्किल मैट। तो आज हम जानने वाले हैं एचएमपी वायरस के बारे में। एचएमपी मीन्स ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि वर्तमान में चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसमें भारत में भी हमारा इसका आगमन हो चुका है। बेंगलुरु में 6 से 7 केस इसमें देखे गए हैं, जो कि बच्चों में सबसे अधिक केस ये देखे गए हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि इस वायरस को हम जानेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, पहले इसके बारे में जानेंगे, इसके हिस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स को समझेंगे, इसके प्रिवेंशंस को समझेंगे, इसके डायग्नोसिस को समझेंगे, इसके ट्रांसमिशंस को समझेंगे कि ये कैसे फैलता है, और अंतिम में हम समझेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं, पहले इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं, एचएमपी वायरस के हिस्ट्री को, कि इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन द नेदरलैंड इन 2001। तो मतलब ये हमारा जो वायरस है ये नया नहीं है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये वायरस अब का नहीं है, ये वायरस बहुत पहले का है। वैसे अगर देखा जाए रिसर्च के अनुसार बोला जाता है कि ये वायरस 50, 60, 70 साल पुराना वायरस है, लेकिन इसका डिस्कवर जो कि हुआ था वो नीदरलैंड में फर्स्ट टाइम 2001 में हुआ था। इसलिए हम इसको वायरस को क्या कहते हैं कि ये वायरस हमारा 23 से 24 साल पुराना वायरस है। ठीक है, क्योंकि डिस्कवर 2001 नीदरलैंड में हुआ था ये। ठीक है, तो ये नया वायरस नहीं है। इट बिलोंग्स टू पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली, और ये पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस। उसमें और भी अलग वायरस हैं, पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली के अंदर और भी वायरस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा एक वायरस जो है वो है एचएमपी वायरस। ठीक है, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दी रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस। ये भी क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस जो है ये भी हमारा क्या है कि पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। इट लीड्स टू माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस फॉर मोस्ट पीपल। क्या है कि इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं, खासकर जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, इसमें हमें क्या होता है, इस वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, खासकर जितने भी ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी होगी, वायरस से इन्फेक्शन होगा हमारा, जो इस वायरस के कांटेक्ट में आएंगे, मोस्टली जो होंगे वो क्या होंगे हमारे, वो अपर ट्रैक्ट जो पार्ट होता है लोगों का, उस पर ही इन्फेक्ट करता है ये। लोअर जो ट्रैक्ट होगा हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होगा, उस पर थोड़ा सा कम करता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पार्ट में ही देखा जा सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये अपर करता है तो लोअर में नहीं करता, लोअर में भी करता है, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा हम कहाँ देख रहे हैं इसको, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे डेंजरस केस जैसे होते हैं, जैसे बहुत सीवियर केस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा लोअर वाला पार्ट होता है, जैसे ब्रोंकियल्स लंग्स वाले जो पार्ट होते हैं, वहाँ पे ये केस देखे जाते हैं। जो सीवियर केस होते हैं वहाँ पे देखे जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले एरिया में। ठीक है, तो वो माइल्डली वो सीवियर कंडीशंस हो जाता है। ठीक है, इट यूजुअली अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बट कैन समटाइम्स कॉज लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, और कुछ कभी कभी कैसा हो सकता है हमारे समय ये कि पहले हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो कर रहा था, ये नॉर्मली हम यहाँ पे माइल्ड रूप से देख रहे हैं, लेकिन सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकता है, जिसमें न्यूमोनाइटिस और ब्रोंकाइटिस होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इट इज़ मोर कॉमन इन द विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, और ये सर्दियों में और बसंत के मौसम में अक्सर इस वायरस का देखने को मिलता है। लोगों के अंदर इन्फेक्शंस इस वायरस से अक्सर इस मौसम में, जो सर्दी का मौसम है या तो बसंत के मौसम में, इसको देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे हाउ इज़ इट ट्रांसमिटेड, मतलब ये कैसे ट्रांसमिशन इसका होता है, एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर कैसे फैलता है ये। तो फर्स्ट है हमारा कफिंग के रूप से, जैसे हम खांसते हैं, जो व्यक्ति संक्रमित है, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, वो व्यक्ति अगर खांसता है तो ड्रॉपलेट के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जा सकता है। स्नीजिंग, छींकने के ड्रॉपलेट के थ्रू। ठीक है, एंड शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन होगा, अगर वो हाथ अपने मुंह पे रखता है छींकते वक्त, तो वही ड्रॉपलेट हाथ में लग के दूसरे व्यक्ति पे लग सकता है। तो शेकिंग हैंड्स भी एक इसका एग्जाम्पल, एंड एनी फिजिकल टच से। ठीक है, और डिस्टेंस को कम रखने से, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन ना करने से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब ट्रांसमिशन का एक हमारा ये उदाहरण हो सकता है। अब हम समझेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्या क्या लक्षण हैं जो इसमें देखे जाते हैं। तो पहला हमारा है कफ, मतलब खांसने, इसमें खांसता है पेशेंट, मतलब कफिंग होती है इसके अंदर। और सेकंड है हमारा फीवर, फीवर मतलब बुखार होता है, माइल्ड फीवर होता है, वैसे तो बहुत तेज़ फीवर नहीं होता, माइल्ड फीवर होगा। एंड रनी नोज, मतलब नाक बहना हो सकता है इसके अंदर। एंड सोर थ्रोट, मतलब खराश होना, गले का खराश होता है ना। एंड वीजिंग, मतलब घरघराहट, जब सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है ना, सिटी टाइप में आती है आवाज़, वो घरघराहट, वीजिंग हो सकती है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि कोरोना में भी देखा जा सकता है कि सांस लेने में दिक्कतें आती है।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका जो सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स जो है वो ये इस बीमारी में या इस इन्फेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो इस रिस्क जोन में आते हैं। मतलब क्या है कि इस इन्फेक्शन से कौन से व्यक्ति सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलो 12 मंथ, मतलब शिशु और 12 महीने से जो कम के बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों में सबसे पहले इन्फेक्टेड होने की संभावनाएं होती है। सेकंड, एडल्ट्स ओवर 65, जो कि 65 एज से ऊपर के या तो जो वृद्ध लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, ऐसे पीपल, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी ये जो वायरस है बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है। पीपल सफरिंग विद निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो कि निमोनिया से और ब्रोंकाइटिस से ऑलरेडी ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को भी ये वायरस बहुत जल्दी टच कर सकता है। एंड लास्ट में है अस्थमेटिक पेशेंट, जो कि जिसको अस्थमा होता है, ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट को भी, ऐसे रोगी को भी ये वायरस जो है बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे रिस्क जोन थे, मतलब ऐसे लोग जो कि इस वायरस से सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये वायरस के लिए हम जो इन्फेक्ट ना हो, ये फैले ना, ठीक है, स्प्रेड ना हो, तो क्या कौन कौन से प्रिवेंशन को हम या सावधानी को बरत सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर, हाथ धोते वक्त आपको साबुन और पानी से हाथ धोना है, अच्छे से वॉश करना है, हैंड हाइजीन का पूरा प्रोसेस को आपको उपयोग में लाना है। एंड कवर योर नोज एंड माउथ विद योर एल्बो, जब आप छींकते हो उस समय में क्या करना है, आपको माउथ को, मुंह को आपको कवर करना है एल्बो की मदद से, नॉट योर बेयर हैंड्स, ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस चलता है व्हेन योर स्नीज एंड कफ, जब आप छींकते हैं या तो खांसते हैं। अवॉइड बीइंग अराउंड द पीपल व्हेन यू और दे आर सिक, जब आपकी तबीयत खराब है, कमजोरी फील आपको लग रहा है कि हो सकता है मुझे वायरल हो चुका है ये, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, लोगों से थोड़ा दूर रहना है, आइसोलेट रहना है। कंसीडर वेयरिंग अ मास्क इफ़ यू आर सिक इफ़ कांट अवॉइडिंग बिग अराउंड अदर्स, क्या करना है, आपको मास्क का प्रयोग करना है। आप छींकते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति में वो ड्रॉपलेट जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट ना करें। अवॉइड टचिंग योर फेस, आइज़ एंड नोज एंड माउथ, आपको बार बार अपने हाथ को टच नहीं करना, अपने आइज से, माउथ से एंड फेस से नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन जो है आपके हाथ के थ्रू आपके मुंह पे जा सकता है। एंड डोंट शेयर फूड ईटिंग यूटेंसिल्स विद अदर्स, ठीक है, आपको जो है खाना किसी से शेयर नहीं करना, या बर्तन जो है वो किसी से शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसे संक्रमित हो चुके हैं या नहीं भी हुए हैं तो इस सावधानियों को बरतना है। जैसे आपने कोविड काल में आपने सावधानियों को बरता रहा, आइसोलेट रह सकते हो आप, अगर आपको हो गया ये, इस बीमारी से ग्रसित हो, आप इस इन्फेक्शन से ग्रसित हो, तो आप आइसोलेट भी रह सकते हो, ठीक है। अब जो है अंतिम में डायग्नोसिस पढ़ेंगे। ये पोर्शन जो है हमारा स्पेशली मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो डायग्नोसिस के उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे हमारा जो पहला टेस्ट होता है वो होता है PCR। PCR जो टेस्ट होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आपने कोविड काल में कोरोना के लिए भी टेस्ट किया था। कैसे करते हैं? स्वैब से करते हैं, ठीक है। तो स्वैब कहाँ कहाँ का? नोज स्वैब से हो सकता है, या तो माउथ स्वैब से हो सकता है, या तो स्पूटम से हो सकता है टेस्ट, ठीक है। एंड वायरल कल्चर लगता है, ब्लड के थ्रू अगर किया जाता है, या तो स्पूटम के थ्रू वायरल कल्चर हो सकता है। एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है ब्लड के थ्रू। एंड लास्ट में एलाइजा, ठीक है। सीरोलॉजिकल में हम देखते हैं एंटीबॉडी टेस्ट को देखते हैं कि अगर वो वायरस ने एंट्री कर लिया है, फिर उसका एंटीबॉडी बनता है, तो उसके एंटीबॉडी को चेक करने के लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। एंड एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, या तो हम एलाइजा मेथड को भी यूज़ में कर सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस पोर्शन था हमारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन था ये हमारा। अब हम अंतिम में समझेंगे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका निदान क्या हो सकता है। इसका निदान हम जानेंगे कि देयर आर नॉट एनी एंटीवायरल मेडिकेशन दैट ट्रीट दिस वायरस। इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी, कोई मेडिसिन नहीं बनी है, कोई हमारे पास इसका उपचार नहीं है। बट इफ़ यू आर सीवियरली इल, अगर आप ज़्यादा बीमार हो चुके हो, सीवियर कंडीशन में हो, तो यू माइट नीड टू बी एडमिटेड एंड टू दी हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में जाके आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह से आप एडमिट हो सकते हो। देयर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स कैन मॉनिटर, उसके बाद आपको मॉनिटर किया जाएगा एंड उस कंडीशन पर आपको प्रिवेंट किया जाएगा। जब आप थकावट या बीमार रहोगे तो आपको वहाँ पे क्या किया जाएगा, एडमिट कर देंगे, और आपके बीमारी को या आपके जो आपकी जो लक्षण होंगे, सिम्टम्स होंगे, उसको डिटेक्ट किया जाएगा या मॉनिटर किया जाएगा, और आपके टेस्ट भी करे जाएंगे उस स्थिति में।
PCR टेस्ट जो मैंने आपको बताया, या तो सीरोलॉजिकल टेस्ट, या तो एलाइजा टेस्ट, ऐसे या तो कल्चर टेस्ट हो सकता है। तो दे माइट ट्रीट यू विद ऑक्सीजन थेरेपी हो सकती है, ठीक है, एंड IV फ्लूइड लग सकता है, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये आपके ट्रीटमेंट है जो ऐसी स्थिति में हो सकते हैं, ठीक है। और भी एंटीवायरल जो होते हैं वो इस पे यूज़ होते हैं इस दवाई के अंदर, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है कि वो दवाई स्पेसिफिक उस बीमारी पे ही अफेक्ट करे, ठीक है। तो कोई कोई व्यक्ति हो सकता है कि ठीक हो सकता है, लेकिन सभी पे वो क्लिनिकली अभी वो पूरी तरह प्रूफ नहीं है कि वो दवाई ही या कोई और दवाई जो है वो इस बीमारी पे या इस इन्फेक्शन पे अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था HMPV, जिससे आप बहुत घबरा रहे होंगे, लेकिन घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। वैसे ही आप न्यूज़ में देख देख के परेशान हो जाते हो, आप फिजिकली से ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, लेकिन आपको HMPV वायरस से बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये वायरस बहुत ही नॉर्मली हमारे दुनिया में या तो हमारे इंडिया में ही ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। हम टेस्ट नहीं करवाते इसलिए हमें कंफर्मेशन नहीं हो पाता, लेकिन ये वायरस ऑलरेडी आपस में पहले भी आपको हो चुका होगा। बस ये है कि चाइना में हो गया है, इसकी आबादी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, इसको फैल ज़्यादा चुका है, स्प्रेड ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से लोग घबरा गए हैं, मेंटली डिप्रेस हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, बताया गया है कि ये वायरस जो है इतना खतरनाक नहीं है, ये नॉर्मली जो है इसका इंक्यूबेशन 3 to 6 डेज़ का होता है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये टेस्ट करवाना भी होगा तो सिम्टम्स देखने के 3 या 4 दिन बाद आप इस टेस्ट को करवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन बाद आप करवा सकते हो, और 6 दिन के बीच में इसको कंफर्मेशन कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 6-7 दिन में आपका ठीक हो जाता है, बाकी बहुत बड़े घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि एक एज फैक्टर, जैसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, या तो कोई इन्फेंट है, या तो कोई व्यक्ति ऑलरेडी इम्यूनो डेफिशिएंसी लोग होते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं, HIV के पेशेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए अगर इनको अगर इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारे को उन पेशेंट को आपको डॉक्टर से सलाह लेके इनको एडमिट करवाना है, ठीक है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जिससे अफेक्ट कर सकता है। न्यूमोनाइटिस कंडीशन बहुत हाई हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने की वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत सीवियर केस है, मतलब 100 में से 1% भी जो है वो इसमें मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत माइनर लेवल पे चलता है ये बीमारी। तो ये अगर हो भी जाए तो इससे क्या है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बाद में बन जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वैसे भी कोविड का आपका वैक्सीन लग चुका है, या और भी बहुत सारे वैक्सीन लगे हुए हैं जो इस पर प्रभावित करते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। और इससे ऐसा नहीं है कि आगे लॉकडाउन लगेगा या स्कूल बंद होंगे या यूनिवर्सिटी बंद होगी, बट ये है, इस बात का ध्यान रखना कि आपको केयर करना है अपना, आपको जितने भी प्रिकॉशंस है आपको लेने हैं, हैंड को वॉश करना है, मास्क पहने रखना है, सोशल जो डिस्टेंस बनाए रखना है, एंड जो क्लोज एनवायरनमेंट होता है, जैसे स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन एरिया होता है, या कॉलेज होते हैं, या तो कहीं भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचना चाहिए। आपको थोड़ा दूर रहो उस एरिया से, जैसे स्कूल वगैरह हैं तो अभी थोड़ा सा कम रखो, या तो मास्क वगैरह का यूज़ करो, और प्रॉपर आप हैंड वॉश करो। ये सारे आपको प्रिकॉशंस की बरतनी है। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सारी सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोविड काल में जब स्टार्टिंग हुआ था तो आप सबने सावधानी बरती नहीं थी, जिसकी वजह से समस्या ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आपको यहाँ से सावधानी बरतनी है, जो ये आगे का समय ऐसा सिचुएशन आए ही ना। सावधानी पहले बरत लोगे तो बात खत्म हो जाएगी, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ होगा, आपको लगता है कि मुझे मेरे समझाने में कुछ गलतियाँ होंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।